लाख की जनसंख्या वहाँ से रोड से जुड़ा। डांस ठीक नहीं लग रहा है आप लोग ना। भारत माता की आवाज है, जोर से बोलिए भारत माता की। इस महान मंदिर में मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं अवधेश त्रिपाठी इस प्रांगण में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि जो भी प्रमुख वर्ग के लोग जो हमारे यहाँ पधारे हैं उन सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। दिनों में हम इस बात की चर्चा हम लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि माननीय नेत्री जी सभी युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जिससे सीधे तौर पे युवा जो है माननीय के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। युवा संवाद कार्यक्रम 362 पांचवी विधानसभा के विधायिका माननीय श्रीमती केतकी सिंह जी द्वारा यह कदम सराहनीय है और हम सभी महाविद्यालय परिवार इस हमारे विद्यालय के गार्जियन स्वरूप डॉक्टर राजेश सिंह जी सभी लोग जी युवा संस्था आपके सवाल हमारे जवाब श्रीमती केतकी सिंह जी तीन सभासद विधानसभा पार्टी के सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। हमारे कॉलेज के अधिकारी महाविद्यालय मजौली के प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज सर को नमस्कार करता हूं। हमारे क्षेत्र के संजय चाचा को नमस्कार करता हूं। सबको मैं अपना नमस्कार करता हूँ। विधायक से कुछ हमको पूछना है, उसका आज्ञा चाहिए। पहला क्वेश्चन यह है कि जिस गांव जिस मोहल्ले में हम जाते हैं
की रोड बन जाएगी, यहाँ की रोड बननी चाहिए। पूछ रहे थे अब आप धीरे बोलोगे तो समझ में भी आएगा, धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आराम से रिपीट करो। पहला हो गया, समझ में नहीं आया। तो चीज गलत करने के एक बोला है तो क्या करेगा? नहीं, आराम से एक प्रश्न, ठीक है? पहले एक पूछो फिर दूसरा पूछो। हाँ, पहले वाला रिपीट करो ताकि यहाँ तक हम लोग को समझ में आराम। इसको थोड़ा मरम्मत करा दीजिए। बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है, कोई पैदल आता है, कोई साइकिल से आता है। हम लोग के छात्रवृत्ति के लिए सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का आवेदन होता है, जिसमें 100% में 50% बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है और बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। इसका जवाब कौन देगा? महिलाओं को, बच्चियों को समर्पित कानून, और वो कानून था शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस कानून के तहत बेटा हमको 33% का आरक्षण मिला। पहले क्या था कि इस देश में कई बार प्रयास किया, अलग अलग सरकारों ने कई बार प्रयास किया कि ये आरक्षण आ जाए, पर कभी हम सफल नहीं हो पाए। परंतु इस बार मोदी सरकार जब ये आरक्षण लेकर आई तो दोनों सदनों में, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में ये बिल पास हो गया। और इसकी इम्पोर्टेंस लड़कों से ज्यादा, कहीं ज्यादा किसके लिए है? आपके लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्ची या कोई महिला, अब सोचो आज से 13-14 साल पहले जब हम राजनीति में उतरे, उस समय का हाल और आज के हाल में डिफरेंस आया है कि नहीं? बहुत आया है। पर आज भी तुम में से ही कोई अगर किसी महाविद्यालय में चुनाव होता है? नहीं होता। अगर अभी चुनाव होने लगे और कोई लड़की खड़ी हो जाए तो हिम्मत जुटा पाएगी? बहुत मुश्किल से वो हिम्मत जुटा लेती है, मुझे खड़ा होना है, तो उसके बाद उसको कितनी तरह की परिस्थितियां झेलनी पड़ेगी। ये लड़कियां तो समझती है ना, क्या क्या झेलना पड़ेगा। वोट की राजनीति तो करनी ही करनी है, साथ में अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है अगर कोई महिला या बच्ची राजनीति तो करती है। तो हमारे लिए राजनीति का रास्ता आसान रहे, हमारे लिए समाज में अपने आप को स्थापित करना आसान रहे, हमको वो सारी परिस्थितियां ना झेलनी पड़े जो पिछली हमारी पीढ़ियों ने झेली है, उसके लिए ये आरक्षण लेकर आया है। आज मैं बलिया जिले की विधायक के रूप में जब बैठती हूँ तो बच्चा सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद सब कोई मिलाकर, सब मिलाकर एक महिला के रूप में मैं बैठती। अब ये बताओ कि आज के समय में तुमको पता है ना कि महिलाओं की, बच्चियों की आबादी अब हम हो गए इस देश के 50% हम लोग ही वोटर्स हैं। वोटर्स हम लोग 50% हैं और प्रतिनिधित्व कितना है? मात्र 1। बलिया की बात करते हैं, ये तो डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, इसी चीज को सही करने के लिए मोदी जी ये आरक्षण लेकर आए, जिसमें कि अब अगर मेरे जैसे 10 विधायक बैठेंगे तो 10 विधायक में 3 कम से कम विधायक जो हैं वो महिला रहेंगी। अगर 10 सांसद चुने गए तो उसमें 3 कम से कम महिला सांसद रहेंगी। इससे होगा क्या? कई लोगों के
आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। अब एक बात इस बच्ची ने जो पूछा कि क्या वो संसद में ही रहेगा कि जमीन पे उतरेगा, इसका मूल प्रश्न ये था। ये तो मैंने बता दिया आरक्षण का ही, आपको ये समझना है कि प्रश्न क्या है। देखो अगर इसको मूल में लिया होता ना कि कानून पास ही नहीं होता, सोचिए देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और पिछले 50 सालों से इस कानून को पास करने का 45 सालों से प्रयास चल रहा है कि कानून पास हो, पर आज तक नहीं हो पाया। आज जब यह कानून पास हुआ है तो यह विश्वास रखना, जिस विश्वास के साथ यह आरक्षण हम महिलाओं को मिला है, 2027 से पहले पहले ये जमीन पर आरक्षण हम लोग को दिखने लगेगा। कुछ पॉइंट्स को करना बहुत जरूरी है, नहीं जल्द से जल्द हर गांव में ट्रांसफार्मर लग जाए। और आज आपने ये बताया है कि भोपालपुर में ट्रांसफार्मर जला है, सभी बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आपके गांव का ट्रांसफार्मर जल जाता है, आप ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट करके एनी हाउ मेरे यहाँ आप एक मैसेज भी, अगर टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज अगर आप डाल दो, अपना नाम, गांव का नाम और कितने वोट का आपका ट्रांसफार्मर है चला है, अगर आप वो डाल दो तो मैं प्रयास करूंगी कि 24 से 48 घंटे के भीतर आपके गांव में ट्रांसफार्मर लग जाए। तो आपके यहाँ पर चीजें बताया है और इसका इस समस्या का समाधान मैं प्रयास करूंगी कि कल होते होते इस समस्या का समाधान मैं करूंगी। ठीक है बेटा? और प्रश्न छात्राओं की तरफ से दीजिए, इसके बाद इस पक्की से छात्राएं तैयार होंगी। जिसकी वजह से स्कॉलरशिप भी नहीं आ पा रहा। देखो ये बीच में बहुत तेजी के साथ उठा था, पर मुझे भी पता है कि मेरी विधानसभा की तहसील जो है वार्षिक तहसील, उस पे जो सारे सर्टिफिकेट बन रहे थे, कहीं पे कुछ तहसीलों में आई थी दिक्कत, पर हमारे यहाँ बन रहे थे। और अगर तुम लोग को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, इसके लिए हम लोग ने कई बार मीटिंग की, डीएम के साथ भी 2-3 बार राउंड बैठे हो चुकी है कि किसी भी तहसील में इस तरह की दिक्कत ना आए। और अभी अगर कहीं आ रही है तो आप मुझे बताना, ठीक है? उसको मैं हल करने का प्रयास करूंगी। हम लोग इस खासकर जांच प्रमाण पत्र के लिए बहुत ही सेंसिटिव हैं और इसका आदेश हर तहसीलों पर भी रिटर्न में छपवा दिया गया है कि अगर पिताजी के पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास 1356 फसली का है और या आपके भाई बहन या उनसे बड़े आपके दादा बाबा का सर्टिफिकेट है, कुछ हमने वो पैरामीटर तय कर दिए हैं। अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं तो आपका सर्टिफिकेट निश्चित तौर पे बेटा बनेगा। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनली बताएं। अगला क्वेश्चन माननीय विधायिका मोदी से मैं प्रणाम करना चाहूंगी। पहले मैं अपने परिचय देना चाहूंगी। और मैं पंचम सेमेस्टर की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आरक्षण को जाति हैरान में न करके आर्थिक हैरान में कर देने से मैं क्या चाहता हूँ। देखो आरक्षण जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत मजबूत हैं। जो पक्षकारती है आरक्षण के आरक्षण होना चाहिए वो भी बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि कुछ 100 साल पहले 100-200 साल पहले, उससे पहले का तो नहीं कह सकते, परंतु हमारे भारत देश में एक बीमारी आई थी जिसको छुआछूत की बीमारी कहा जाता है। और उस बीमारी ने एक विकराल रूप ले लिया, जिससे एक समाज का तबका जो हमारे ही साथी था, जो हमारे ही समाज का हिस्सा था, जिसके बिना समाज की कल्पना करना अधूरा है, उस समाज के तबके को वाकई कुछ समस्याओं से
किताबें भी हैं, कई ऐसी चीजें। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा तो उस समाज के लिए जो समाज पीछे हमसे छूट गया था किन्हीं कारणों से, किन्हीं गलतियों से, उस समाज को हम बराबर ले आकर खड़ा कर सके, उस समय के समाज से जोड़ सके, इसके प्रयास के लिए आरक्षण लाया गया। परंतु आरक्षण के साथ एक चीज ये भी लाई गई कि जब इसका मतलब पूरा हो जाए, यानी जिस आशय से इसको लाया जा रहा है वो आशय पूरा हो जाए, उसके बाद इसको खत्म कर देना। पर विडंबना ये है कि हमारा भारत देश वोट की आधार पर चलने वाला देश है कि नहीं? सबको वोट चाहिए, मुझे भी वोट चाहिए। राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश में चुनाव होता है। अब आरक्षण आ तो गया और जिस सोच के साथ आया था, मुझे बहुत अफसोस होता है कि कहने में, मैं तो हमेशा कहती हूँ इस बात को कि सोच ये थी कि वो समाज जो हमारे ही द्वारा पीछे छूट गया, उस समाज को हम आगे लेकर आए, उस मतलब को खत्म कर दिया गया। कुछ ठेकेदार, उस समाज के कुछ ठेकेदार सिर्फ खुद को, अपने परिवार को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने भतीजे को, अपनी भतीजी को, अपने ही लोगों को उसका लाभ दिलवाने का शुरुआत कर दिया। और जो सच में उसको चाहिए था, आज भी वो व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आप कई मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर अब कई ऐसी पोस्ट हैं जिनको आप देखेंगे, उठा के देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग जो समाज से आते हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठाते हैं। उनको क्या आवश्यकता है भाई? उनको आवश्यकता नहीं है, उसी
युवती अलग लगी, अच्छा लगी, मैं इसका अनुभव करती हूँ। मेरा तो बिल्कुल ये साफ मानना है कि आर्थिक रूप से, समानता के रूप से हमको आरक्षण लागू करना चाहिए। पहला सवाल पूछना ही मुश्किल है। एक बार जब सवाल जवाब शुरू हो गए ना तो फिर रोकना पड़ता है, रुक जाओ भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने प्रश्न किया। पहला तुम्हारा प्रश्न था बेटा कि आश्रम पद्धति, मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ और इसी चीज समझाना चाहती हूँ, तो समझने की कोशिश करना कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तुम लोग से बड़ी हूँ, कुछ साल बड़ी हूँ तुम लोग से, पर अभी इतना भी जनरेशन गैप नहीं आया, इसलिए ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ, इसको समझना। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होते हैं, तो देखते होंगे कई जगह हॉस्पिटल्स बन के, कई जगह स्कूल बन के, कई जगह सरकारी में भवन बन के ऐसे ही पड़े हैं, देखते होंगे, कई जगह ऐसे दिखते होंगे, और उसमें कोई काम नहीं होता, उसमें कोई आता जाता नहीं, वो बने बने खंडर हो जाता है। उसके दरवाजे और खिड़की भी गाँव के लोग उखाड़ कर लेके चले जाते हैं। तो ये बताओ कि वो भवन किसके पैसे से बनते हैं? किसके पैसे से? जनता के, सरकार के पैसे से नहीं बनते। सरकार के पास कौन सा पैसा? तुमने वो पेन दिखाया ना, इस पेन को खरीदते समय तुमने टैक्स भरा हो, ये पानी की बोतल खरीदते समय टैक्स भरा होगा, वो चश्मा खरीदते समय टैक्स भरा होगा। ये टैक्स का जब कलेक्शन होता है तो उनके साथ जिन लोगों की तनख्वाह से टैक्स कटता है, तो इस टैक्स का जो कलेक्शन होता है वही सरकारी पैसा होता है। तो वो सरकारी पैसा किसका होगा? तुम लोग का, जनता का होगा। अब जब तुम ये सोचो कि इतने बड़े बड़े भवन, इस आश्रम पद्धति की बात में बात, ये मैं क्यों वहां से लेकर गई, इसको समझो। आश्रम पद्धति का सिर्फ विद्यालय ही नहीं है, बल्कि लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर, आश्रम पद्धति का विद्यालय, स्टेडियम और एक और चीज थी पॉलिटेक्निक, ये चारों चीज हर बच्ची और हर महिला को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बल पड़ेगा वो मैं करूँगी, जो बल पड़ेगा। और सबसे जरूरी मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, बच्चियों इस बात को समझो और इसको जान लो, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस ही समझो, नहीं तो अपनी मम्मी से, मेरे से काम तो अपनी मम्मी से आ जाती इस बात को प्रश्न करना, ठीक है? जो मेरे को मुझसे बता रहे वो जाकर अपनी मम्मी से पूछो। सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो ये है कि लड़की या महिला आर्थिक रूप से मजबूत हो, स्वावलंबी हो, फाइनेंशियली रूप से उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। दो पैसे उसके पास इनकम, उसकी अपनी इनकम होनी चाहिए। अगर आज के युग में लड़की के पास फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कोई अपनी प्रॉपर इनकम नहीं है, तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अपनी मम्मी से जाके पूछना, वो बताएंगी कि कितना जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है बताओ, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे? शिक्षा। क्या हो सकती है? और मेरा शुरू से मानना है, देखो शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद मुझे गहनों वहनों का शौक हुआ, है ना? हम लड़कियों को, महिलाओं को ज्यादा शौक होता है गहनों का, क्यों? गहने कपड़े हमको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पर सबसे बड़ा गहना अगर किसी बच्ची का है तो वो शिक्षा है, उसको अपना आभूषण बना, आभूषण बना लो। गणतंत्र ध्वनि आपके मुद्दे में कार्यक्रम
कार्यक्रम आगे करते हुए हम प्रबंध समिति के सदस्य माननीय से राजेश सिंह जी टिकुरिया से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायिका का वृक्ष द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया जाए। निश्चित तौर पे हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में जितने भी हरियाली देखने को आपको मिल रही है उसमें बहुत बड़ा से हमारे टीकू भैया श्री राजेश सिंह जी का है, जो कि इस कार्य में इतने उत्सुक रहते हैं कि हम तक उससे एक नए निश्चित मिलते, चूंकि हम लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं तो निश्चित तौर पर पहले से जो लाभ था वो कुछ ज्यादा हो गया। इसका एक मुख्य रीजन मैं अपना विशेष कर मानता हूँ कि हमारे टिकू भैया रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि कमेटी द्वारा टिकू भैया स्वागत करें। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर है। आप सभी छात्र छात्राओं का कार्यक्रम की समाप्ति हमारे अध्यक्ष महोदय जी करें, उसके पहले मैं निवेदन करूंगा कि इतना सफल कार्यक्रम, इतना शानदार कार्यक्रम कराने के लिए विद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करें। माननीय विधायक मैंने जैसा सोचा था कि इस महाविद्यालय का कार्यक्रम जैसा होगा, जैसे कल हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमान पंकज जी, श्रीमान राजेश जी, आप दोनों ही लोगों को देना चाहूंगी। अपने अभिभावक श्रीमान रविशंकर सिंह जी, श्रीमान अनिरुद्ध चंद्र जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज इस इतने जीवंत महाविद्यालय में मुझे बुलाकर उसका हिस्सा बनाया। और उन आप सभी से ज्यादा अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँ तो बच्चों को देना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में जान डाली है ना। ये कार्यक्रम देखो, कोई पार्टी की तरफ से आया हुआ कार्यक्रम नहीं था कि कोई पार्टी की तरफ से आया है और मुझे करना है, या सरकार की तरफ से आया है मुझे करना है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से मिलूं, हर क्षेत्र के बच्चों से मिलूं, जिनमें से आने से और एक गाँव दिया से आते होंगे, तो आप लोग की बातें मुझसे हो, ये मैं चाहती थी। तो आपको ढेर धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में जान डाली, एकदम जान मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। और मैं आपको वादा करती हूँ कि फिर हम लोग एक साथ कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद एक साथ फिर बैठेंगे। और अब तो आप लोग ने कार्यक्रम देख लिया कैसा हो रहा है, तो अगली बार आप भी तैयारी करके आना, मैं भी तैयारी करूँगा और अच्छा प्रोग्राम हम लोग इसको कुछ महीने बाद हम लोग कराएंगे, ठीक है। अब देखो इस विद्यालय में को मैं धन्यवाद मैं बहुत देती हूँ, परंतु एक दो बातें हैं जो मैं बच्चों से पर्सनली करना चाहती हूँ। अभी तो आपके प्रश्न मेरे जवाब आए, अभी एक दो बातें हैं जिसको मुझे लगता है कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है अपने प्रति। तो अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, सब कोई अपने अपने लिए जीता है, दूसरे के लिए जीता है नहीं। पर अगर समाज में रहना है तो समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ हमारा दायित्व है जिसे हमें निभाना चाहिए। तो एक कार्यक्रम लेकर मैं आ रही हूँ, अभी मन में विचार चल रहा है, ईश्वर ने चाहा तो उन लोगों का सहयोग रहा तो कार्यक्रम हम लोग कर ले जाएंगे। अभी ठंड आ रही है ठंड, दिवाली भी आ रही है, पहले दिवाली आ रही है, छठ आ रहा है, फिर ठंड आ रही है। तो ये बताओ कि दिवाली में नए कपड़े लोगे कि छठ में नए कपड़े? कौन कौन दिवाली में कपड़े और कौन कौन छठ में ले रही है? तो दिवाली और छठ में दोनों सही, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा कपड़ा पहन के तैयार हो, अच्छा लगेगा। परंतु हमारे गांव में, दोनों के गांव में, अभी बच्चे ने भोगतपुर की बात की, भोगतपुर गांव में
हुसैनाबाद गांव में, कई ऐसे गांव में तो देखे होंगे कि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो नए कपड़े को छोड़ो पुरानी की प्रॉपर नहीं पहन पाते हैं। क्या दिखते हैं लोग अपने गाँव में? ठंड आएगी, ठंड में स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर, टोपी, मोजे, ग्लव्स तुम लोग पहनते हो? कई ऐसे बच्चे दिखते होंगे नहीं कपड़ा डालकर कापड़े दिखते रहते हैं। लेकिन हमारी सरकार लगातार प्रयास करती है कि ऐसे परिवारों के यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा कंबल भिजवाएं, अलाव जलवाएं। महाराज जी की प्राथमिकता में ये हम करवाएं। परंतु ये प्रदेश इस देश का सबसे पॉपुलेटेड प्रदेश है। जितनी हमारी आबादी है उतने में कई देश बन जाते हैं। जितनी हमारी आबादी है तो कितना भी प्रयास करो कोई ना कोई छूट जाता है, रह जाता है। तो जो छूट जाते हैं, रह जाते हैं, उनके लिए हम कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है सबके साथ से। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके घरों में कई ऐसे कपड़े होंगे जिसको आप 4 बार 5 बार पहनने के बाद रख दिए हो। आजकल लड़कियों को बीमारी है, हम ज्यादा रिपीट नहीं करते। लड़के तो ये चीज पहन ले तो 18 के बाद तो जब जीन्स माफी न मान ले तब तक टाइम नहीं है। वो जीन्स माफी मान ले माफ कर दो मुझे तो वो धुलने जाएगा। पर लड़कियां ऐसी है कि एक दिन पहले सीता के ना तो गीता के यहाँ फिर दूसरा और फिर अगर कपड़ा रिपीट करना रहा गीता के यहाँ तो हम जाएंगे नहीं। गीता के यहाँ पहले सीता के गीता के यहाँ पहनने के लिए गीता के यहाँ पड़े रहना मेहनत करनी है। 2 बार की साड़ी पहन लिया फिर इसी को पहनूं, मेहनत करनी। तो हमारे पास कई ऐसे कपड़े पड़े होंगे, कई ऐसे स्वेटर पड़े होंगे जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम छोटे हो गए, हमारे भाई बंधु के हैं छोटे हो गए होंगे ना। घर में ऐसे कंबल होंगे, रजाइयाँ होंगी जिनकी रुई निकल रही है, ये कंबल से इनसे चूहा उतर गया है। ऐसा घरों में दादी जी के संदूक में, अम्मा के संदूक में रखा होगा। तो मेरा तुमसे अनुरोध है कि एक कार्यक्रम हम लोग लेकर आ रहे हैं सहभागिता का। उसमें मैं अनुरोध आप सभी से करूँगी, आपके प्रिंसिपल जी के यहाँ मैं ये खबर भिजवा दूंगी। मेरा तुम सभी से अनुरोध ये रहेगा कि वैसे कपड़े जिनका इस्तेमाल अब आप नहीं कर रहे हो किन्हीं कारणों से, आप उसको कृपया करके आप अपने विद्यालय में पहुंचा दें। करने की काम पक्का आप जो कपड़े देंगे उसका विश्वास मानो उन कपड़ों को कहीं से अगर वो फटे हैं कटे हैं उनको रफू कराकर उनको सिलवा कर, अगर उनमें बटन नहीं है, चेन नहीं है, XYZ उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सही करके और वापस उसको प्लास्टिक में डाल के नया जैसा बनाकर, हर बच्चे को नया तो देने में मैं भी असमर्थ हूँ, पर उसको नया जैसा बनाकर मैं ये प्रयास करूंगी कि उसको गरीबों तक के यहाँ हम लोग पहुँचा। तो एक ये जन आंदोलन का कार्यक्रम बिना आपके सहयोग के संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि युवाओं को भी ये सब काम करना चाहिए, तभी बच्चों का दिमाग खुलता है और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय होती है। वो करोगे पक्का? अभी क्वेश्चन है अभी मतलब इससे रिलेटेड बोलो। जैसे आप बोल रहे हैं कि कपड़े के लिए, वैसे मैं चाहती हूँ कि जो भी बुक्स के लिए, एजुकेशन के लिए जो भी पुराने बुक है वो बहुत अच्छा। ये बच्चे लाइब्रेरी की बात की लाइब्रेरी की बात देखो कितना अच्छा सुझाव दिया। देखो एक ही साथ हम लोग दोनों काम करें, बोले अब जो लाइब्रेरी होगा उसमें बुक्स हम भिजवाएंगे भी और साथ में दोनों भी कंट्रीब्यूट कर दोगे कि आने वाली पीढ़ी दोनों की बुक से पढ़कर और आगे देखेगी। बहुत अच्छा तुमने सुझाव दिया। मिडिल क्लास के जो गरीब है जो नहीं पढ़ पाते उन सब के लिए जो बुक्स सबके पास हो गया ऐसा नहीं है फ्री में, तो उसको कंट्रीब्यूट जैसे बिल्कुल उसको ऐसे हम लोग कंट्रीब्यूट करा लेंगे। हमारा ये मैं सारे स्कूलों में अप्लाई करवाऊंगी। बहुत अच्छा दूसरा एक कार्यक्रम है जिसमें लड़कियों से मुझे चाहिए है, ये बताओ स्कूटी कौन चलाना जानता है?
ये लगता है 15 होंगे। आप नीचे किसके पास स्कूटी है इनमें से? 2 3 4 5 के पास है। और भी है लड़कों में से किसके पास स्कूटी है? 2 लोगों के पास है। 3 देखो एक मेरे बहुत मन है ये लड़के बाइक शूज बहुत दिखाते हैं। हाँ तो कभी देखे मन नहीं करता कि हम लोग बाइक शूज निकालते हैं? हम करते हैं तो निकाला जाए पक्का। तो इसीलिए मैं स्कूटी बोल रही हूँ। मैं यहाँ के प्रचार वाले को जिम्मेदारी लेकर जाना चाहती हूँ कि आप एक बार सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं ओवरऑल लड़के लड़कियां दोनों और लड़कों से मेरी अपील रहेगी कि देखो हम लोग देहात क्षेत्र के लोग हैं और कई ऐसे हैं लोग जिनके यहाँ स्कूटी नहीं होगी पर आपके मित्र मंडली होंगे जिनके पास स्कूटी होगी उनके घर पे होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल वाले आप एक चार्ट बना लेते जिनमें जो बच्चियाँ स्कूटी चला सकती हैं और जिन बच्चियों के पास है जो बच्चे एक दिन के लिए उस दिन के लिए स्कूटी अवेलेबल करा सकते हैं एक ऐसी मुझे लिस्ट मिल जाए। मैं ये चाहती हूँ कि नवरात्रि में हम लोग एक बच्चियों का बाइक जुलूस निकालें। ऐसा तो बच्चों बताओ कैसा आप सोचो नवरात्रि में क्यों बताओ इसके पीछे की मंशा सुनिए। अगर हम लोग करा ले रहे तो इसके पीछे की मंशा यह है कि अभी भी जब तुम अखबारों में बच्चियों के ऊपर शोषण की खबर सुनते होंगे पढ़ते होंगे अलग अलग महसूस करते होंगे तो उसके लिए एक हम जागरण का कार्यक्रम निकालना चाह रहे हैं जिसमें कि बच्चियां जब निकले तो ये मैसेज जाए कि नवरात्रि में जो मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां हम माँ दुर्गा को मानकर उस मूर्ति उस पत्थर की पूजा कर रहे हैं उसमें प्राण डालने का प्रयास कर रहे हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं उसको 2 टाइम का प्रसाद खिला रहे हैं उसको चुन्नी ओढ़ा रहे हैं। तो नवरात्रि में जब ये लड़कियां निकले तो समाज में मैसेज आए कि वो दुर्गा पत्थर की है पर ये दुर्गा माँ की बनी है। तो इस दुर्गा का भी उतना ही आप इस दुर्गा की भी इज्जत इस दुर्गा की भी चुन्नी इस दुर्गा की प्रतिष्ठा का उतना ही सम्मान करें जितना माँ दुर्गा की प्रतिमा का कर रहे हैं। तो इसमें सहयोग करोगे मेरा लड़कों ये बताओ काका तो आप 4-5 लड़कों को डेब्यूट करेंगे जो स्कूटी इकट्ठा करेंगे और मैं बता दूं अगर किसी की स्कूटी को कोई नुकसान पहुंचता है किसी तरह वो टूट जाती है खराब किन्हीं कारणों से चलाते समय तो उसकी चिंता नहीं करना उसका मैं बनवा दूंगी ठीक है। और हमको बच्चियों को स्कूटी उपलब्ध करानी अभी रास्ते से आ रहे थे तो मेरे ऊपर लोग हंस रहे थे बताओ क्यों इसलिए हंस रहे थे कि रास्ते में स्कूटी गिरते जा रही है देखो कितनी स्कूटियां दिख रही थी कि मुझे स्कूटियां मिले अपने लड़कियों को दूर करके लड़कियां कार्यक्रम कराएं। तो तुम लोग भी अपने फ्रेंड ग्रुप में किसी के पास है अगर तुम्हारे गांव में है अगर तो उससे बात करके एक लिस्ट बना के और लड़की के यहाँ पहुंचा दोगे ना। आज कौन सी डेट है? शनिवार 6 है तो हम इसको प्रयास करें कि 10 तारीख तक हम इसको पूरा एक प्रारूप दे दोगे जो मैं लेकर आई हूँ। ये बताओगे वो बच्चे ने मुझसे पूछा बहुत सवाल है क्या मतलब उसका आदर्श नहीं आदर्श ने मुझे पूछा एक सवाल उसने लोकसभा विधानसभा में अंतर नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया क्योंकि उसने सुना उसने देखा नहीं विधानसभा देखना किसको किसको देखना सबको देखना तो चलो एक कार्यक्रम और मैं बता रही हूँ कि ये जब हम लोग नवरात्रि का कार्यक्रम सफल से कराने जाएंगे इसके बाद मैं तुम लोग को विधानसभा घुमाने देंगे। उसके लिए
बोलोगे? तो इन तीनों कार्यक्रम होंगे? तो इन तीनों कार्यक्रम के एक कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी मेरी, स्कूटी वाले कार्यक्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? ये दोनों मिलकर हम करें। इस विद्यालय में आकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, इस विद्यालय को धन्यवाद करते हुए और तुमसे जुड़े हुए हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है, देख के भी अच्छा लग रहा है। कभी आप बोर नहीं हुए हैं, अभी 1 घंटा और आप प्रश्न उत्तर कर सकते थे। पुनः अगले कार्यक्रम की संरचना में विधायिका जी ने आप लोगों के सामने रख दिया, विचार करें, मंथन करें और जिस तरह की सूचना होगी वो आप तक पहुंचाए जाएंगे, महाविद्यालय के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप तक वो सारी सूचनाएं पहुंचते रहेंगे। पुनः बार-बार आभार। मैं महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य माननीय श्री राजेश सिंह जी से सारा निवेदन करूंगा कि कम शब्दों में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए सबका धन्यवाद ज्ञापित से और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ से अभी नहीं जाएंगे, हम उसकी सूचना अभी आपको राष्ट्रगान के माध्यम देंगे। सवाल आपके जवाब होगा। इस उपलक्ष्य में हमारे प्रांगण में उपस्थित माननीय विधायक और साथ में आए सारे आगंतुकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संवाद से हमको ये देखने को मिला कि हमारे बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है कि किससे कैसे बात करना चाहिए, क्या सवाल करना चाहिए, यह देखने को मिला। ये होना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और एक चीज बात आप लोगों को बता दूं, जो विधायिका जी ने स्कूटी टेस्ट की बात की तो हमारे प्रिंसिपल साहब के आज के इस संवाद के अलावा जो भी समुदाय की अभी जो एक बच्ची ने सवाल किया 50% आरक्षण का महिलाओं का, तो अगर मैं मिलता मत लीजिएगा, ऐसा संवाद होता रहा और माननीय विधायिका जी करते नहीं तो हमको लग रहा कि 80% तक हो जाएगा आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो हाल में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अभी भी 80% का रिश्तों है और हमारे बच्चे आपसे बहुत उत्साहित हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात आपने कहा कि ये हमारा कॉलेज है, ये जो व्यवस्था हुई तो आपके सहयोग से हमेशा अच्छे व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ हम लोग, क्योंकि ये आपका विचार है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आप अपने स्थान पे खड़े हों।
आपको दी जाएगी और फिर मिष्ठान